हेलो बच्चों, हम लोग एक प्रश्न देखते हैं गॉस की प्रमेय पर। 1 मिली कूलाम का स्थिर बिंदु धनावेश 1 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर स्थित हो तो पहली बात तो ये कि घन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है। दूसरा, किसी एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है। और तीसरा, फ्लक्स घनत्व का मान निकालना है। 3 चीज़ें दी हुई हैं, 3 चीज़ें निकालनी हैं। पहले तो 1 मिली कूलाम का धनावेश है, रखा है, घन के केंद्र पर रखा है और घन की भुजा मालूम है। तो हम लोग पहले तो घन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स गॉस की प्रमेय से निकाल सकते हैं, क्योंकि घन बंद है, बंद आकृति है, उसके अंदर स्थित आवेश है, तो घन गॉसीय पृष्ठ का काम करेगा। आवेश की मात्रा 1 मिली कूलाम का एक बिंदु धनावेश है, यानी क्यू मालूम है, वही सिग्मा क्यू है। और एक तो हमें निकालना है फ्लक्स, गॉस की प्रमेय से निकाल लेंगे। दूसरा निकालना है, तो पहले पे आते हैं, कुल आवेश 1 मिली कूलाम, कुल एसआई मात्रक में बदल लिए तो 1 × 10⁻³ कूलाम। फिर घन के संपूर्ण पृष्ठ से अगर आप पूरे घन से विद्युत फ्लक्स निकालना चाहो तो फाई बराबर सिग्मा Q/ε0। चूँकि माध्यम के बारे में कुछ कहा नहीं गया तो हम लोग निर्वात मान के चलेंगे, और बस मान रख दिए, इनका सरल कर लिए। तो ये हमारा घन के संपूर्ण पृष्ठ से पूरे घन से होकर के गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हुआ 1.13 × 10⁻⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। अच्छा, दूसरे भाग में क्या था? किसी एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स। देखिए, घन में 6 फलक होते हैं। जैसे हम लोग जिस कमरे में हैं, मान लो कमरे की कल्पना करें, वैसे तो घनाभ के आकार का हो सकता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जरूरी नहीं कि समान हो। अगर समान होती तो एक फर्श जिस पर हम खड़े हैं, एक फलक एक इसके ऊपर की ओर 2 फलक और 4 दीवारें, तो 2 और 4 6 फलक। तो इस तरह से घन के 6 फलक होते हैं। आवेश घन के केंद्र पर स्थित है, तो सभी पृष्ठों से बराबर मात्रा में वैद्युत फ्लक्स निकल रहा होगा। धनावेश है तो बाहर की ओर निकल रहा होगा, धनात्मक फ्लक्स होगा। अब कुल फ्लक्स इतना है, यानी 6 फलकों से गुजरने वाला फ्लक्स इतना है, तो एक फलक से होकर गुजरने वाला फ्लक्स π/6। देखिए, ये सवाल लगाते समय हम लोग ध्यान रखेंगे कि अगर कोई गॉसीय पृष्ठ है, नियमित ज्यामितीय आकार का है, जैसे गोला है, घन है, और उसके केंद्र पर आवेश स्थित है, तो उससे जो गुजरने वाला कुल फ्लक्स है और फलकों की संख्या अगर उसमें n है, तो एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स φ/n होगा। अब यहाँ 6 फलक थे, तो एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स φ/6। फाई का मान जो हम लोगों ने पहले में निकाला था, बस मान रख लिए, सरल कर लिए, और 1.88 × 10⁻⁷ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। तीसरा एक भाग और है, इसमें फ्लक्स घनत्व निकालना है। तो तीसरे भाग पर आते हैं, और इसी प्रश्न का तीसरा भाग था जिसमें हमें फ्लक्स घनत्व निकालना था। फ्लक्स घनत्व का मतलब कुल वैद्युत फ्लक्स कितना है जो उस संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजर रहा है, बटे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पर क्या है, 1 मीटर भुजा का घन है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। घन की भुजा अगर यल है, जो कि 1 मीटर है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 6l² होता है। घन के सारे फलक एक बराबर आकार के होंगे और 1 मीटर लंबाई 1 मीटर चौड़ाई, तो उसका क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर, और 6 फलक हैं तो 6 वर्ग मीटर, तो 6 मीटर स्क्वायर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब फ्लक्स घनत्व, कुल वैद्युत फ्लक्स हम लोग पहले भाग में निकाल चुके हैं, 1.13 × 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम, बटे फलकों की संख्या 6 से भाग दे दो। आप मात्रक देखना चाहो तो ऊपर फ्लक्स का मात्रक और नीचे पृष्ठीय क्षेत्रफल का मात्रक। बाद में मात्रकों को भी रख करके इस तरह से हम लोग देखेंगे तो मीटर स्क्वायर हट जाएगा, बचेगा केवल न्यूटन बटे कूलाम। तो फ्लक्स घनत्व आपका हो गया 1.88 × 10⁻⁷ न्यूटन बटे कूलाम। यहाँ वैसे हम लोग इतने पर लिख सकते थे 0.188 × 10⁸, लेकिन हम कोशिश ये किया करें कि जब वैज्ञानिक प्रतीक में लिखें तो ये जो 10 की पावर के साथ ये जो गुणांक लिखा हुआ है, इसका मान 1 से 10 के बीच में हो। चूंकि ये 1 से छोटा है तो दशमलव को 1 अंक हमने आगे खिसका लिया, तो 1.88 × 10⁻⁻1 हुआ। यही -1 और 8 मिलकर के बाद में 10⁻7 हो गया। अगले प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर जो कि x अक्ष के समांतर है, इसमें 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से
कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा ये हमें निकालना है। और ये बताया गया है कि ये जो घन है इस प्रकार से अभिविन्यासित है, मतलब इस प्रकार से रखा गया है कि उसके फलक, घन के फलक निर्देशांक तलों के समांतर हैं। अभी देखिए दिया क्या क्या, एनसीईआरटी का प्रश्न है। दिया क्या क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई है और वो x अक्ष के अनुदिश कार्य कर रहा है। हमें ये पता है कि एक घन रखा गया है और उस घन के फलक, घन इस प्रकार से रखा गया है कि घन के जो फलक हैं वो जो आपके निर्देशांक तल हैं, जैसे x अक्ष का मतलब है वाई जेड तल, y अक्ष का मतलब है एक्स जेड तल, इसके पहले हम लोगों ने बात की थी। तो घन के जो फलक हैं वो निर्देशांक तलों के समांतर हैं। ठीक, हम एक चित्र बना लेते हैं। जैसे मान लो इधर x अक्ष है, इधर y अक्ष है, इधर z अक्ष है और घन जो हमारा रखा हुआ है, अभी जैसे इसका ये फलक, ये दो जो हमने शेडेड किए हैं ये x अक्ष के अनुदिश हैं, इधर वाले फलक y अक्ष की दिशा में हैं और उसी तरह z अक्ष की दिशा में फलक होंगे। आप गौर करिएगा, विद्युत क्षेत्र केवल x अक्ष के अनुदिश है। अभी जैसे आप जहाँ भी हैं अपने कमरे में कल्पना करिए, मान लीजिए कि ये बोर्ड, ये वाली दिशा हमारी x अक्ष की दिशा बता रही है, इधर की तरफ मान लीजिए y अक्ष की दिशा है और ऊपर की तरफ z अक्ष की दिशा है। विद्युत क्षेत्र हमारा इसी दिशा में है। तो अब हमने एक घन रखा, मान लो ऐसे कोई यहाँ घन रखा है, तो इस घन में, इस घन, ऐसे घन रखा है, एक फलक इधर है, एक फलक इधर है और उधर। तो केवल ये वाला तल और ये वाला तल, इधर वाला तल और इधर वाला तल, ये दो तल होंगे जिनकी पृष्ठ की दिशा, क्योंकि यहाँ पृष्ठ की दिशा हम लंबवत लेंगे तो इसके पृष्ठ की दिशा इधर की ओर होगी और इधर वाले की पृष्ठ की दिशा इधर की ओर होगी। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा के या तो विपरीत होंगी, अभी जैसे ऐसे घन लेने पर ये वाली विपरीत दिशा में होती और इधर वाली घन की दिशा में होती, पृष्ठ से लंबवत बाहर की ओर की दिशा। उसके अलावा घन के जो इस तरह वाले फलक होते हैं, इसमें पृष्ठ की दिशा इधर, इस वाले में पृष्ठ की दिशा इधर, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर, ई वेक्टर और ds वेक्टर यानी नॉर्मल यूनिट वेक्टर के बीच कोण 90 अंश, तो उधर फ्लक्स का घटक शून्य। उसी तरह से जैसे z अक्ष वाले शून्य हुए हैं, उसी तरह इस घन का जो वाला फलक ऐसे होता, एक इधर की तरफ पृष्ठ और एक उधर की तरफ पृष्ठ। विद्युत क्षेत्र इस दिशा में, इस वाले फलक पर इधर की ओर दिशा और ये दिशा इस x अक्ष की दिशा के लंबवत है, तो इसका भी घटक शून्य। उसी तरह घन का जो ये फलक होता, पृष्ठ की दिशा इधर, विद्युत क्षेत्र इधर, बीच का कोण 90 अंश, तो वो शून्य। तो कुल मिला के घन के 6 फलकों में केवल वे 2 फलक जिनकी दिशाएं x अक्ष की दिशा में हैं, मतलब जिसके तल के लंब की दिशा x अक्ष की या तो दिशा में आगे की ओर है या x अक्ष के विपरीत दिशा में माइनस x अक्ष की दिशा में है, केवल वो 2 फलक ऐसे होंगे जिनसे हो करके फ्लक्स का मान शून्य नहीं होगा। क्योंकि उसके अलावा बाकी जो फलक हैं, जो इस तरह थे z अक्ष में या जो इस तरह थे y अक्ष में, उन सभी में x अक्ष के लंबवत होने के कारण फ्लक्स शून्य हो गया था। तो 4 फलकों से फ्लक्स शून्य हो गया, वैद्युत फ्लक्स। अब हमारे पास बचे 2 फलक जो हमने यहाँ शेडेड दिखाए हैं। एक में जिसमें L लेफ्ट के लिए लिखा है, R राइट के लिए लिखा है। लेफ्ट वाले फलक में क्या होगा, N की दिशा हमारी इधर होगी, विद्युत क्षेत्र के विपरीत होगी, तो यहाँ पर EDS और cos 180 अंश। और राइट साइड वाले फलक में जो आगे की ओर है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, x अक्ष की धनात्मक दिशा में उसके पृष्ठ की दिशा है, तो वहाँ पर धनात्मक फ्लक्स होगा E गुणा A अगर उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल है, भुजा दी हुई है तो हम एक पृष्ठ फलक का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, तो उधर की ओर धनात्मक होगी। हम लोग अभी आगे देखेंगे कि इधर का धनात्मक और इधर का ऋणात्मक परिमाण में बराबर हैं, चिन्ह विपरीत हैं, और बाकी से इस 4 फलकों का शून्य है, तो कुल मिलाकर सभी 6 फलक का मिलाकर शून्य आएगा। देखते हैं इसको, तो हम लोग इसके हल में देखते हैं वही जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि घन के केवल उन 2 फलकों से फ्लक्स अशून्य होगा। अशून्य का मतलब शून्य नहीं, नॉन जीरो होगा, जिन फलकों के लंब, क्योंकि फलक की जो दिशा होगी लंबवत वाली वो पृष्ठ की दिशा बताएगी, एरिया वेक्टर क्षेत्रफल सदिश की दिशा। तो जिन फलकों के लंब x अक्ष के या तो अनुदिश होंगे, अनुदिश का मतलब उसी की दिशा में होंगे यानी प्लस x अक्ष की दिशा में होंगे, या प्रतिदिश एंटी पैरेलल। प्रतिदिश x अक्ष के प्रतिदिश का मतलब माइनस x अक्ष की दिशा में। तो केवल उन 2 फलकों से फ्लक्स शून्य नहीं होगा जिनके लंब की, जिन फलकों के लंब की दिशा x अक्ष की दिशा में या x अक्ष की विपरीत दिशा में है। उसके अलावा बाकी जो शेष 4 फलक होंगे उनके एरिया वेक्टर और उनके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E वेक्टर जो x अक्ष के अनुदिश है
लंबवत एक दूसरे के होंगे, अतः उन फलकों के लिए फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए और फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए का मतलब बीच का कोण जब 90 अंश हो गया तो ई ए कास 90 अंश यानी 0। तो लंबवत होने पर ई वेक्टर और ए वेक्टर के ये हो जाएगा 0, क्योंकि आप ऐसे कह सकते हो कि फाई बराबर जो ई डॉट ए था इसको आप कह सकते थे ई ए और जो लंबवत है तो ये हो जाएगा कास 90 अंश, और कास 90 अंश का मान 0 होता है तो 0 से आप गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो 4 फलकों से 0 हो गया। अब हमारे पास बचे 2 फलक, एक लेफ्ट साइड वाला एक राइट साइड वाला। इन दो के लिए एक बार फ्लक्स देख लेते हैं कितना है, तब फिर सबका जोड़ कर देंगे तो सभी फलकों का देखते हैं। अच्छा, अब इसमें आगे देखिए, जो बायां छायांकित फलक है यल से जिसको हमने व्यक्त किया है, वहाँ पर एरिया वेक्टर इधर की ओर होगा -x अक्ष की दिशा में। अतः इससे गुजरने वाला अगर आप फ्लक्स निकालो तो जो वेक्टर फाई एल बराबर ई डॉट ए बराबर ई ए कास 180 अंश, क्योंकि ई वेक्टर हमारा x अक्ष की धन दिशा में है, एरिया वेक्टर हमारा x अक्ष की ऋण दिशा में है, दोनों के बीच का कोण 180 अंश है, तो ई ए कास 180 अंश, कास 180 अंश का मान -1, ये हो जाएगा -ई ए यल लेफ्ट साइड वाले छायांकित फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। इसी प्रकार से आप दाहिने छायांकित फलक आर से जिसे हमने लिखा है इधर वाले से गुजरने वाला फ्लक्स, तो यहाँ पर हमारे एरिया वेक्टर की दिशा x अक्ष की धन दिशा में होगी, वही हमारे कैपिटल ई वेक्टर की दिशा है, दोनों समान दिशा में हैं, दोनों के बीच का कोण 0 अंश है, तो राइट साइड वाले छायांकित फलक से दाहिने वाले से फाई आर बराबर ई ए कास 0 अंश, कास 0 अंश का मान 1, तो यानी ई ए इंटू 1, ये 1 है, तो ई ए और ये 1 से गुणा करेंगे तो ये बराबर आपका हो जाएगा ई ए। अच्छा, ये समीकरण 2 था, सॉरी ये समीकरण के लिए था, समीकरण 2 है। तो अब घन से निकलने वाला कुल नेट फ्लक्स आप निकालें तो नेट क्या हो जाएगा, फाई एल कितना है, फाई आर कितना है, और 4 फलक जिनसे 0 था, तो फाई एल प्लस फाई आर प्लस शेष 4 फलकों का जो 0 था, अब हमने फाई एल का मान -ई ए रख दिया, फाई आर का मान +ई ए रख दिया, और 4 फलकों से 0 था तो उनका 0, ई ए और -ई ए मिलके 0, यानी कुल मिलाकर के इस घन से होकर के निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स 0 है। अब एक चीज़ आप यहाँ से और गौर करिए, इस घन के अंदर कोई आवेश नहीं स्थित था। गॉस की प्रमेय से अगर हम लोग देखते तो वहाँ हम लोग क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई गॉसियन पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है, उसके अंदर कुल जितने आवेश स्थित होंगे उन सभी आवेशों के बीजगणितीय योग का 1/ε0 गुना वहाँ से उस गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाले, उस बंद पृष्ठ से निकलने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स के बराबर होगा। यहाँ पर चूंकि कोई आवेश नहीं स्थित है, इसका मतलब हम लोग देख सके कि यहाँ पर कुल वैद्युत फ्लक्स का मान 0 था। अच्छा, ये किसी भी आकार के लिए सत्य है, कोई भी बंद पृष्ठ हो, बंद पृष्ठ के अंदर अगर कोई आवेश नहीं स्थित है तो, और वो बंद पृष्ठ एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है, तो उस पूरे पृष्ठ से, उस पूरे बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स 0 होगा। उसकी आकृति पर निर्भर नहीं करेगा, आकार पर निर्भर नहीं करेगा, बस आवश्यक शर्तें ये हैं कि पृष्ठ बंद हो और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान हो। एक आधा प्रश्न और देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के केंद्र से 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर +10 माइक्रोकूलम आवेश रखा है, इस वर्ग से गुजरने वाले फ्लक्स का परिमाण क्या होगा। मालूम क्या क्या है, एक वर्गाकार सतह है, 10 सेंटीमीटर उसकी भुजा है, यानी 10 सेंटीमीटर लंबी 10 सेंटीमीटर चौड़ी एक वर्गाकार सतह है, और उस वर्गाकार सतह के केंद्र से, जो उसके विकर्णों का कटान बिंदु होगा, उसके केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर एक आवेश, धनावेश रखा है, और हमें निकालना यह है कि उस आवेश से, उस वर्गाकार सतह से कुल कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। हम लोग जब कमरे में हैं तो एक कमरे की कल्पना करें, मान लो हम जिस फर्श पर खड़े हैं वो वर्गाकार है, पूरा कमरा घन के आकार का है, मान लो फर्श वर्गाकार है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, और उसका केंद्र मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु से आप 5 सेंटीमीटर ऊपर आए हो। ध्यान दीजिए, अगर घनाभ के आकार, घन के अंदर आप हैं तो 10 सेंटीमीटर कुल ऊंचाई भी है, और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई आने का मतलब है आप घन के केंद्र पर हो। तो एक बार फिर से ध्यान दीजिए, घन का एक कोई फलक, घन के सभी फलक वर्गाकार होंगे, जो घन की भुजा होगी वही उसके फलक के वर्ग की भुजा होगी। तो 10 सेंटीमीटर भुजा का अगर आपके पास कोई घन होता, उस घन का केंद्र आप सोच कर देखिए, उस घन का केंद्र क्या होता, नीचे उसके जो फलक स्थित है,
उस फलक के केंद्र से 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर है। तो हम लोग इस प्रश्न को इस रूप में बदल लेंगे कि 10 सेंटीमीटर वर्गाकार सतह से 5 सेंटीमीटर के केंद्र से 5 सेंटीमीटर ऊंचाई का मतलब यह है कि 10 सेंटीमीटर भुजा के आप घन के केंद्र पर हो। बस ये एक टेक्निकल बात थी, इसको ध्यान रखेंगे तो इस प्रश्न को फिर आगे आराम से कर लेंगे। अब हमारे पास प्रश्न क्या हो गया, मान लो 10 सेंटीमीटर भुजा का ये घन था, ये इसकी निचली सतह मान लो 10 बाई 10 सेंटीमीटर का वर्ग है, इसका केंद्र है, केंद्र से 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर मान लो 10 माइक्रोकूलाम का आवेश यानी घन के केंद्र पर रखा है। अब घन के केंद्र पर रखे इस आवेश के कारण पूरे घन से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना हम लोग आराम से गॉस की प्रमेय से कर सकते हैं। अब इस प्रश्न में देखते हैं, प्रश्न में जो स्थिति दी हुई थी कि 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के केंद्र से 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर आवेश रखा है, वो स्थिति 10 सेंटीमीटर भुजा के घन के केंद्र पर रखे आवेश के तुल्य होगी। हम लोगों ने इसके पहले में बारे में बात की है अभी। तो अब हमारे पास क्या स्थिति हो गई है कि 10 सेंटीमीटर भुजा का घन है और उसके केंद्र पर 10 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है। इस स्थिति में घन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स हम लोग गॉस की प्रमेय से निकाल सकते हैं। कुल वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू यहाँ पर संयोग से एक ही आवेश है 10 माइक्रोकूलाम बटे एप्सिलॉन नॉट का मान रख दिया निर्वात की विद्युतशीलता। अच्छा, माइक्रो का मतलब 10 की घात -6, तो ये हो जाएगा 10 गुणे 10 की घात -6। अब गुणांक को एक साथ कर लो, 10 बटे 8.85 हमने अलग कर लिया, 10 की घात -12 ऊपर जाएगा और यहाँ मात्रकों को भी रीअरेंज करेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। या अगर हम बाकी सब राशियों को यसाई मात्रकों में लिख लेते हैं तो यहाँ पर हम ना भी ध्यान दें तो सीधे अंतिम परिणाम के साथ लिख सकते हैं कि न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम में फ्लक्स का मात्रक होगा। तो -6 और +12 मिलके 10 की घात 6, सरल किए 1.13 गुणे 10 की घात 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। ये हुआ उस पूरे के पूरे घन से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। और हमें निकालना क्या है, उसके एक फलक से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, क्योंकि एक फलक उस हमारी वर्गाकार स्थिति के तुल्य है कि जब वर्ग के केंद्र से हमने आवेश कहा था, हमने पूछा था कि एक वर्ग से कितना फ्लक्स गुजरेगा, मतलब एक फलक से होकर कितना फ्लक्स गुजरेगा। और चूंकि घन में होते हैं 6 फलक, केंद्र पर रखा है आवेश, सभी फलकों से समान वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा होगा। अब कुल वैद्युत फ्लक्स का बटे 6 आप कर दीजिए तो एक फलक से होकर गुजरने वाला फ्लक्स मिल जाएगा और वही हमारा उत्तर होगा वर्गाकार स्थिति के लिए। अच्छा, अब पूरे घन से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स मालूम है और घन में है कि एक फलक से होकर गुजरने वाला फ्लक्स अगर फाई डैश है, कुल फ्लक्स को हमने फाई कहा था, तो फाई डैश बराबर फाई बटे 6। 6 से भाग इसलिए दे देंगे क्योंकि घन में फलकों की कुल संख्या 6 है। अब फाई डैश, फाई का मान जो आया था 1.13 गुणे 10 की घात 6, 6 से भाग दे दिए 0.188 गुणे 10 की घात 6, सरल कर लिए, दशमलव को एक अंक आगे खिसकाए तो हो गया 1.88 गुणे 10 की घात -1 और -1 और +6 मिलके 10 की घात 5। तो फाई डैश यानी घन के एक फलक से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 1.88 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। और प्रश्न में जो कहा गया था कि वर्गाकार सतह है उसके केंद्र से, यहाँ पर वो वर्गाकार सतह घन के एक फलक के तुल्य होगी। तो जो घन के एक फलक से होकर फ्लक्स निकल रहा है वही वर्ग से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। चूँकि धनावेश था घन के अंदर तो घन के फलक से वैद्युत फ्लक्स बाहर निकल रहा था, तो ये फ्लक्स धनात्मक होगा और उसका परिमाण 1.88 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम होगा।